आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, 6 जून मंगलवार के मॉर्निंग न्यूज पॉडकास्ट आज का दिन में आपका स्वागत है। मैं हूं खुशबू कुमार। महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस की सरकार को बने 1 साल होने को आए हैं। कैबिनेट विस्तार के बाद समय समय पर होती रही, पर ये अब तक हो नहीं सका है। कल गृह मंत्री अमित शाह ने इसी को लेकर शिंदे और फडणवीस से मुलाकात भी की। तो क्या मंत्रिमंडल विस्तार पर शिंदे और बीजेपी एक पेज पर नहीं है? और शिंदे क्या चाहते हैं जो बीजेपी के लिए पूरा करना थोड़ा जटिल है? यहीं से आज के पॉडकास्ट की शुरुआत करेंगे। फिर बात होगी मध्य प्रदेश की, जहां चुनाव करीब है। समीकरण बदले हैं क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी में हैं। सिंधिया के कांग्रेस में ना होने से उनके क्षेत्र ग्वालियर चंबल के क्या समीकरण बदले हैं और बीजेपी के लिए ये मुश्किल है या आसानी? अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भारत दौरे के दौरान कल राजनाथ सिंह और अजीत डोभाल से मिले। मुलाकात में पाकिस्तान चीन का जिक्र आया ही, लेकिन भारत अमेरिका के बीच एक डिफेंस डील भी निष्कर्ष पर पहुंची है। तो आखिर में विस्तार से बातचीत इस पर भी होगी, लेकिन अभी वक्त है 60 सेकंड्स हेडलाइंस का। सूरज कुमार से सुनिए। शुक्रिया खुशबू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिला सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड। ये पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। ओडिशा ट्रेन हादसे की सीबीआई जांच शुरू। मारे गए 278 लोगों में से 101 बॉडी की पहचान नहीं। आरबीआई ने पेंशनर्स को दी सलाह। कहा पेंशनर्स को किसी भी बैंक में लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की मिले सुविधा। भागलपुर निर्माणाधीन पुल गिरने पर बिहार सरकार का एक्शन। पुल बनाने वाली कंपनी को भेजा कारण बताओ नोटिस। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग आज से शुरू। ब्याज दरों में बदलाव नहीं होने का अनुमान। और पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे में बड़ा रक्षा सौदा संभव। 350 तेजस में लग सकते हैं अमेरिकी इंजन। जून 2022 महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार गिराकर एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने। इस सरकार के शपथ ग्रहण के बाद से ही राज्य में कैबिनेट विस्तार की बातें चल रही थी, लेकिन लगभग 1 साल से ये टल ही रहा है। कल देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे दिल्ली में थे। उनकी मीटिंग हुई गृह मंत्री अमित शाह से। कैबिनेट विस्तार को लेकर बीजेपी के साथ की अनबन की खबरों को शिंदे ने इस मुलाकात के बाद खारिज किया। उनका कहना था कि हमारी बात हुई है, जल्द ही राज्य में कैबिनेट विस्तार होगा। कैबिनेट विस्तार के बारे में भी चर्चा हुई, वो भी जल्द हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और गठबंधन की बात हो तो गठबंधन हमारा बहुत ही मजबूत है, बहुत ही एकदम एकजुटी से हम काम कर रहे इस राज्य में पिछले 10-11 महीनों से। और आने वाले लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, स्थानीय निकाय को जो स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव हो, सभी चुनाव शिवसेना भाजपा महायुति पूरी ताकत के साथ एक साथ लड़ेगी और बहुत ही मेजोरिटी के साथ जीतेगी। लेकिन इस मुलाकात की अपनी एक पटकथा है। कैबिनेट एक्सपेंशन में देरी को इस नजरिए से भी देखा जा रहा था कि बीजेपी और शिवसेना का खेमा कैबिनेट के नए पद बंटवारे को लेकर सहमत नहीं हो पा रहा है। ऐसा कई बार दावा भी किया गया कि शिंदे की मांगों पर बीजेपी सहमत नहीं हो पा रही। तो ऐसे में दिक्कत है क्या, जो इस मुलाकात में एड्रेस करने की कोशिश हुई होगी? और अमित शाह से शिंदे की इस मुलाकात में और क्या क्या हुआ, पूछा मैंने इंडिया टुडे मैगजीन मुंबई के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट धवल एस कुलकर्णी से। देखिए, बेसिकली पिछले साल जून में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली थी और उसके लगभग 3 महीने बाद पहला विस्तार हुआ था मंत्रिमंडल। तो आज के तारीख में टोटल 20 मंत्री हैं, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पकड़ कर, और 23 लोग भी आ सकते हैं कैबिनेट। एकनाथ शिंदे का ये कहना है कि भाई हमारी जो शिवसेना है उसे इक्वल पावर शेयरिंग चाहिए, मतलब जितने भारतीय जनता पार्टी के मंत्री है उतने हमें भी चाहिए। तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट का मुद्दा रहा है। एटलीस्ट ये उनकी पब्लिक पोजीशन है, लेकिन हमें ध्यान में रखना चाहिए कि एकनाथ शिंदे के पास 40 एमएलए है, वो खुद पकड़ के। बीजेपी के पास 106 हो गए। तो ये देखते हुए कोई चांस नहीं है कि एकनाथ शिंदे को इतने मंत्री पद मिल जाएंगे। ये नंबर 1। नंबर 2, ये ऐसे देखा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ये अमित शाह के अपॉइंटी है इस तौर पे, तो उनसे मिलना तो मुझे लगता है थोड़ा नेचुरल है इस बारे में। और ये 19 जून के दिन शिवसेना का स्थापना दिवस होता है, तो शायद उसके, अभी देखिए 2 सेना है, मतलब एक एकनाथ शिंदे की सेना है और दूसरी है शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे। तो दोनों जो सेना है ना, वो बड़े पैमाने पे ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि हमारा सेलिब्रेशन बड़ा था
तो ऐसे कहा जा रहा है कि उसके पहले मतलब 19 तारीख के पहले शायद 16 तारीख को 15-16 तारीख के आसपास मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। धवल जी, शिंदे तो कह रहे हैं कि ऑल इज़ वेल, लेकिन क्या बीजेपी के नज़रिए से भी ऐसा ही है? कितना मुश्किल बनेगा ये बीजेपी के लिए तब जब इस गठबंधन की उम्र लंबी हो, ऐसा उम्मीद दोनों खेमा कर रहा है। नहीं, देखिए उनको प्लेकेट करना बहुत जरूरी है बीजेपी के लिए, लेकिन उसी वक्त वो अपने जो एमएलएज हैं उनको भी निगलेक्ट नहीं कर सकते ना। कि अगर जो एकनाथ शिंदे उनके पास 40 एमएलए हैं, उन्हें अगर 20-22 अगर मंत्रिमंडल में भी मिल जाए स्थान और 106 एमएलए वाली बीजेपी को भी उतने ही मिल जाए, तो वो ऐसा ठीक नहीं होगा। तो किस तरीके से, देखिए अभी शायद शिंदे भी यही जानते हैं, लेकिन उन्हें तो कुछ पब्लिक पोस्चरिंग करना ही पड़ेगा ना, ये दिखाने के लिए कि हम इक्वल पार्टनर है पीछे। क्योंकि बड़े जो पोर्टफोलियोज हैं वो देखा जाए तो बड़े पोर्टफोलियोज तो बीजेपी के पास ही, जैसे होम है, वाटर रिसोर्सेज है, मतलब इरिगेशन, मेडिकल एजुकेशन है, फाइनेंस है, फॉरेस्ट है, तो वो बड़े पोर्टफोलियो तो उन्हीं के पास। तो उनको भी कुछ पोस्चरिंग करना पड़ेगा अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। जी, और एक आखिरी सवाल, शिंदे के पर्सपेक्टिव से, चूँकि उन्हें उद्धव से अलग होकर पहली बार चुनाव में जाना है, तो ऐसे में बीजेपी के साथ उनकी मजबूत जो बार्गेनिंग है और उसकी सफलता कितनी ज़रूरी है, खासकर चुनाव के लिहाज से? हाँ, बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि आज तक का अनुभव ये है कि आप अगर बीजेपी के अलायंस को देखें, जैसे गोवा में महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी हो या यहाँ पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना, तो बीजेपी के अलायंस रही है, तो शुरुआत में बीजेपी क्या करती है कि उनके बलबूते पर, अलायंस के बलबूते पर ग्रो होती है और बाद में ये कोशिश करती है कि हम अलाई को ही पूरी तरह से दबोच लें। तो ये अनुभव है, और एकनाथ शिंदे देखिए बहुत ही श्रूड पॉलिटिशियन है, तो उन्हें भी ये सब पता है, तो कहीं पे उनको अपना अलग अस्तित्व दिखाना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि एक ऐसे नरेटिव बन चुका है कि एकनाथ शिंदे जो है वो बीजेपी हाईकमांड को जवाबदेही है, या वो अपॉइंटेड सीएम है। कम एमएलए होते हुए भी बीजेपी ने उनको अपॉइंट किया है, तो उस नरेटिव को अगर उन्हें कहीं काउंटर करना है, तो ये सब पोस्चरिंग बिल्कुल जरूरी है उनकी तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया धवल जी आपका। 2018 में हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का एक मजबूत कारण था ग्वालियर चंबल रीजन की 34 में से 26 सीट कांग्रेस के पाले में आना। अब जब चुनाव नज़दीक है तो इन परिणामों को रिविजिट करने का वक्त है, क्योंकि इस बार सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो इसी क्षेत्र से आते हैं, वो बीजेपी के पाले में हैं। सिंधिया की कांग्रेस से टाटा बाय बाय के बाद लगभग दोनों पार्टियां बराबर की स्थिति में हैं। 17 सीटें यहां कांग्रेस के पास है और 16 बीजेपी के पास। एक विधायक बसपा का भी है। तो अब जब प्रदेश में चुनाव इसी बरस है, इस रीजन में ग्राउंड पर क्या स्थिति है, जब यहाँ बीजेपी के पास नरेंद्र तोमर से लेकर सिंधिया हैं इस इलाके से, तो कांग्रेस के पास क्या है, ये समझने के लिए मैंने बात की मध्य प्रदेश में इंडिया टुडे मैगजीन के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट राहुल नरोहना से। जी, ये बात आपने ठीक कही कि जो ग्वालियर चंबल क्षेत्र है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पास बड़े नेताओं की बहुतायत है। बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बीजेपी के में जाने के बाद ऐसा लगता है कि वहां पर कांग्रेस को एक लीडरशिप क्राइसिस हो सकता है, लेकिन ऐसा केस नहीं है और मैं उसकी वजह आपको बताता हूँ। देखिए, थोड़ा सा अगर आप जो फ्रिंज है ग्वालियर चंबल क्षेत्र का, जो मतलब नीचे मालवा क्षेत्र से लग जाता है, वो गुना जिला है, वहाँ दिग्विजय सिंह जी का प्रभाव है। राघोगढ़ वहीं आता है, जो इस वक्त वो कॉन्स्टिट्यूएंसी उनके बेटे द्वारा, जयवर्धन सिंह द्वारा रिप्रेजेंटेड है। उसके अलावा भी बीजेपी के पास नेता ज्यादा हैं वहां पर, लेकिन कांग्रेस डेफिनेटली एक फाइट पुटअप करने की पोजीशन में वहां पर है। काफी पुराने जमे हुए एमएलए उनके पास हैं, जैसे केपी सिंह हैं शिवपुरी जिले में, उसके अलावा डॉक्टर गोविंद सिंह हैं भिंड जिले में, जो इस वक्त मध्य प्रदेश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी हैं। कुछ लीडर्स ऐसे हैं जो हाल में बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आए हैं और अपने चुनाव जीत गए, जैसे अजब सिंह कुशवाहा हुए, मेरे ख्याल से वो सुमावली सीट से हैं जो मुरैना जिले में है। सतीश सिकरवार हैं जो ग्वालियर की एक सीट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनकी पत्नी को उन्होंने बाद में मेयर के चुनाव में भी जितवा लिया है, शोभा सिकरवार जी, जो इस वक्त ग्वालियर से मेयर है। तो ऐसे करके काफी लीडर वहां पर जमे हुए कांग्रेस के पास भी हैं, जिनकी लोकल पकड़ बहुत तगड़ी है।
राहुल जी, ये तो कांग्रेस की स्थिति की बात हो गई। बीजेपी के लिए भी क्या ये चैलेंज बनेगा उनके और उनके लोगों को एडजस्ट कर पाना चुनाव में? क्योंकि ऐसी भी रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें सिंधिया के लोगों के पोस्टर्स में केवल सिंधिया हैं, बीजेपी के नेताओं की तस्वीर नहीं है। जी, जब से मार्च 2020 से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी एवं उनके साथ उनके जो एमएलएज साथ में बीजेपी में आए हैं कांग्रेस से, ये सवाल बीजेपी के सामने बना हुआ है। लगातार उनको असिमिलेट करने की कोशिश की जा रही है, कभी कोई ट्रेनिंग सत्र ऑर्गेनाइज किया जाता है, बट देखिए सालों से जो राजनीति एक स्टाइल से की गई है वो एकदम से बदलना उसको बहुत आसान नहीं है। सिंधिया जी के जो लॉयलिस्ट थे वो कांग्रेस पार्टी में थे, अब वही लॉयलिस्ट बहुत सारे बीजेपी में आ गए। कुछ ऐसे भी थे जो नहीं आए, लेकिन उनने अपने कैलकुलेशन की वजह से नहीं आए। तो आप एकदम ठीक कह रहे हैं कि ये असिमिलेशन का बीजेपी में, क्योंकि बीजेपी का एक ऑपरेशन का वर्किंग का स्टाइल अलग है, कांग्रेस का एक अलग स्टाइल है, ये प्रॉब्लम तो जा रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सत्ता में बहुत सारे पद सिंधिया जी के समर्थकों के पास हैं। मेरे ख्याल से ये जब वो लोग आए थे तो उस अंडरस्टैंडिंग का पार्ट था। संगठन में मेरे ख्याल से उनके पास जो पद हैं वो बहुत ज्यादा नहीं है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए जिसकी अनुपस्थिति मुश्किल बनकर आई है इन चुनावों में, बीजेपी के लिए उसी की उपस्थिति दूसरी तरह की मुश्किल। तो चुनाव करीब आएंगे तो ये तस्वीर और साफ होगी। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी हमसे बातचीत करने के लिए। हथियारों के मामले में पश्चिमी देशों को पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और उनकी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद भारत का ये बयान कल दिन भर खबरों में रहा। चीन को लेकर भारत की सीमा पर मतभेद हों या भारत अमेरिका के बीच डिफेंस को लेकर डील्स, ऐसे कई मुद्दे और थे जिन पर दोनों मंत्रियों की बातचीत हुई। बाद में एनएसए अजीत डोभाल भी ऑस्टिन से मिले। ऑस्टिन के भारत दौरे के ठीक बाद इसी महीने अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा है। ऑस्टिन के इस दौरे पर जिन मुद्दों पर भारत अमेरिका साथ आए हैं, मोदी के दौरे में इनको और विस्तार मिल सकता है। इंडिया टुडे टीवी में नेशनल ब्यूरो चीफ और डिफेंस मामलों के जानकार कल अभिषेक भल्ला इस मुलाकात पर नजर बनाए हुए थे। हमने उनसे बात की और इस मुलाकात की और डिटेल्स की जानकारी ली। देखिए, जो लार्जर एक फोकस था वो डिफेंस कोऑपरेशन था दो देशों के बीच में। जो एनएसए डोवाल के साथ चर्चा थी वो एक कर्टसी कॉल थी, लेकिन जो बायलैटरल डिफेंस मिनिस्टर लेवल की बातचीत हुई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ डिफेंस हैं उनकी जो राजनाथ सिंह से हुई, उसमें कुछ एक दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें थीं। एक तो जो सबसे बड़ी बात भारत की तरफ से रखी गई वो ये था कि हथियारों के मामले पर पश्चिमी देशों को पाकिस्तान पे भरोसा नहीं करना चाहिए। मतलब साफ था कि कोई भी टेक्नोलॉजी या वेपन सिस्टम पाकिस्तान को मुहैया कराने से पहले 10 बार वेस्ट को सोचना चाहिए, क्योंकि ये भरोसेमंद देश नहीं है और इसका एक बैकग्राउंड भी है। इसके अलावा जो बातें हुई जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, उसमें चीन को लेके भी थोड़ी बातचीत हुई। यूएस की तरफ से भी जो है कई बार इस बात पर टिप्पणी की गई है कि एलएसी पर जो तनाव बना हुआ है उसमें चाइना कितना अग्रेसिव रुख अपना रहा है। साउथ चाइना सी में अग्रेशन देखा ही गया है चाइना का। तो खास करके एलएसी पर जो माहौल है उस पर भी बातचीत हुई। और एक और जो बहुत महत्वपूर्ण बात हुई थी जिस पे ऑलमोस्ट एक फाइनल स्टेजेस पे डिसीजन पहुंच गया है, वो है जीई जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, एक जो यूएस कंपनी है, और भारत के एचएएल यानी हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बीच एक बहुत बड़ा डील होने वाली है। और इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस में होंगे इस महीने, तब होने की संभावना है। इस अग्रीमेंट के तहत पूरी 100% ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी होगी यूएस से फाइटर जेट इंजन्स भारत में बनाने के लिए। और अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक बार भारत में फाइटर जेट इंजन्स की बन गई तो आत्मनिर्भर भारत, जिसके बारे में बार बार हम सुनते आ रहे हैं, उसके तहत एक ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि अगर फाइटर जेट इंजन्स के लिए भारत
और देशों पर निर्भर नहीं होगा तो एक ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। अभिषेक जी, पाकिस्तान को हथियार सप्लाई के इशू पर भारत का रुख और बयान जिसका आप भी जिक्र कर रहे थे, कल दिन भर चर्चा में था। तो अगर मैं इसका बैकग्राउंड आपसे पूछूं तो वो क्या है और भारत का इसे लेकर जो मुख्य कंसर्न है वो क्या है? देखिए, जो भारत ने शुरू से मेंटेन किया है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद ये साफ हो गया था कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16 जो हैं उस डॉग फाइट में इन्वॉल्व थे, जो लड़ाकू विमानों की लड़ाई हुई थी हवा में, और भारत का दावा था कि F-16 गिराया भी गया। पाकिस्तान ने इसको पूरी तरह से नकारा है हमेशा। उसका कारण ये है क्योंकि जब F-16 बेचा गया था पाकिस्तान को, तो साफ था ये एक पॉइंट कि ये सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ गतिविधियों में ही इस्तेमाल हो सकता है। तो ये फैक्ट जब सामने आया कि F-16 को भारतीय वायुसेना के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है, तो वो जो एक अग्रीमेंट था उसका वायलेशन था, लेकिन पाकिस्तान ने कभी ऐसा माना नहीं। तो इस बात को जो है फिर से बहुत अच्छे से दोहराया गया कि जो पाकिस्तान के हालात हैं और जो सर्कमस्टांसेस हैं उनमें ऐसा नहीं लगता है कि पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल, मैच्योर, भरोसेमंद देश है, और कुछ नहीं कहा जा सकता है कि वो अपने वेपन सिस्टम्स को कब, कैसे और किसके खिलाफ इस्तेमाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक भल्ला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा 21 जून से 24 जून तक तय है। ऑस्टिन के इस दौरे में फाइनलाइज हुई डील का ऐलान इसी दौरान किया जा सकता है, जैसा अभिषेक बता भी रहे थे। और अब जल्दी से सुबह सुबह देश दुनिया के अखबारों में क्या छपा है वो जान लेते हैं। मेरे साथ सूरज कुमार जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग सूरज, तो बताइए आपने कौन कौन से अखबार आज पढ़े हैं और कौन सी बड़ी खबरें आप देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग खुशबू। हिंदुस्तान टाइम्स की पहली खबर, IIT मद्रास ने इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में पहला रैंक हासिल किया है। जो दूसरा है वो बेंगलुरु की IISc यूनिवर्सिटी है। ज्यादातर अगर हम देखेंगे तो हमें IIT ही दिखते हैं, जैसे IIT मद्रास हो गया। तीसरे नंबर पर हमें IIT दिल्ली दिखती है, चौथे नंबर पर IIT बॉम्बे, पांचवें पर IIT कानपुर, छठे पर एम्स आती है, फिर सातवें पे फिर IIT खड़गपुर, आठवें पर IIT रुड़की, नौवें पर IIT गुवाहाटी और 10वें पर हमें JNU दिखाई देती है, टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया में। तो 10 में से 6 जगह IIT ने घेर रखा है। इसको हिंदुस्तान हिंदी ने भी लिखा है कि एम्स दिल्ली देश का सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज, क्योंकि टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में आपको सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज दिखाई देता है। अब इसी खबर से ठीक बगल में खबर हमें दिखती है कि शाह से मिलने के बाद नौकरी पर लौटे पहलवान। अब कौन शाह? गृह मंत्री अमित शाह। हालांकि हिंदुस्तान ने यह भी लिखा है कि विरोध जारी रहेगा। तो एक सॉफ्ट हेडलाइन हमें हिंदुस्तान की लगती है कि पहलवान नौकरी पर तो लौट गए हैं लेकिन विरोध है वो जारी है। लेकिन अगर हम पायनियर अखबार में आते हैं तो यहाँ की जो हेडलाइन है इस खबर को लेकर वो बताती है कि साक्षी और बजरंग का प्रदर्शन से पीछे हटने से इनकार। और ये भी उन्होंने कहा है कि हमें नौकरी का डर न दिखाएं, क्योंकि हम जिस जगह पर खड़े हैं वहां हमारे लिए न्याय से ज्यादा नौकरी बड़ी नहीं है। और कर्नाटक में कांग्रेस के लिए मुश्किलें सूरज कम होने का नाम नहीं ले रही है। हमने देखा ही चुनाव वो जीत गई, उसके बाद कई दिनों की मशक्कत के बाद फाइनली जाकर जो पावर शेयरिंग एग्रीमेंट है कि कौन स्टेट का चीफ मिनिस्टर होगा ये तय हुआ। लेकिन मैं खबर ये पढ़ रही हूँ द डेली गार्डियन पर कि अब फिर से कर्नाटक कांग्रेस में ये जो कलह है वो शुरू हो गई है चीफ मिनिस्टर पावर डिस्प्यूट को लेकर, और पार्टी के अंदर बहुत टेंस माहौल बना हुआ है। जी खुशबू, और मणिपुर में वापस से हिंसा भड़क गई है। कल 200 घरों में आग लगा दी गई। प्रशासन का ये कहना है कि जितने भी वेपन्स थे वो रिकवर कर लिए गए हैं और जो स्थिति है वो फिलहाल तनावपूर्ण नहीं है। लेकिन ये लगातार हमें वहां से सुनने को मिल रहा है कि स्थिति तनावपूर्ण नहीं है, स्थिति तनावपूर्ण नहीं है। लेकिन एक हफ्ते बाद हमें वापस से फ्रेश वायलेंस देखने मिल जाता है। अब मणिपुर में जो हो रहा है सो हो रहा है। अरुणाचल और असम के बीच भी स्थिति सामान्य नजर नहीं आ रही है, क्योंकि दोनों राज्यों के बीच शूटिंग हुई है बॉर्डर पे, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। आरोप ये लगा कि असम से 2 मजदूरों को किडनैप करके अरुणाचल प्रदेश ले जाया गया, ऐसा वहां के गांव वालों का कहना है। और उन्हीं को छुड़वाने के लिए जो फायरिंग है, शूटिंग है वो शुरू हुई और
2 लोगों की मृत्यु हो गई। हमने कल दिन भर में खुशबू साउथ ईस्ट रेलवे में कवच को लेकर, कवच के अंडर जितने फंड अलॉट हुए थे उसमें से कितना फीसदी, कितना रुपया स्पेंड हो सका है उस पर बात की थी। और उसी तरह का एक डेटा हमें हिंदुस्तान टाइम्स में भी देखने को मिलता है कि ट्रैक के रिन्यूअल पे जितना होना चाहिए था खर्च उतना नहीं हुआ है, और ये डेटा बताता है। भारतीय रेलवे ने ये कहा है कि उसने 13,523 करोड़ नॉन लैप्सिबल राष्ट्रीय रेल संरक्षक कोष, जिसमें से आप पैसा लेके ओल्ड ट्रैक को न्यू ट्रैक से रिप्लेस करने का काम करते हैं, उसमें से आपने 13,523 करोड़ खर्च किए हैं 2020-21 में। हालांकि ये नंबर 44,936 करोड़ से कम है। ये इस अमाउंट से कम है जितना कैग ने कहा था कि इतनी जरूरत है कि आप रेलवे ट्रैक पर स्पेंड करें 2020-21 में। वही एक बयान है पीएम मोदी का कि जो पुअर नेशंस हैं या फिर जो अभी डेवलपिंग नेशंस हैं, वो जो डेवलप्ड नेशंस हैं या फिर कहें तो रिच नेशंस हैं, उनके पॉलिसीज के कारण खतरे में आ जाते हैं। और ये बात उन्होंने पर्यावरण के दृष्टिकोण से कही है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसका खामियाजा डेवलपिंग या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को भी उठाना पड़ रहा है। कल केरल हाईकोर्ट की एक टिप्पणी काफ़ी चर्चा में रही सूरज। केरल हाईकोर्ट ने ये कहा कि न्यूडिटी को अश्लीलता और नैतिकता में बांटना गलत है, इसे सेक्स से नहीं जोड़ना चाहिए। तो कल केरल हाईकोर्ट ने सेमी न्यूड बॉडी पेंट करवाने के केस में यही टिप्पणी करते हुए महिला एक्टिविस्ट रेहाना फातिमा को बरी कर दिया। तो रेहाना ने नाबालिग बच्चों से बॉडी पेंट करवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया था, जिसके कारण उन पर केरल स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स पॉक्सो एक्ट के तहत 2 केस दर्ज किए थे। कोर्ट ने कहा कि महिला के शरीर का केवल ऊपरी हिस्सा न्यूड होना सेक्सुअलिटी नहीं, इसी तरह किसी महिला की न्यूड बॉडी का चित्रण भी हमेशा सेक्सुअल या अश्लील नहीं होता है। जी, और अगर विदेशी खबरों पे आएँ तो स्टोरी है कि रूस ने 250 यूक्रेनी सैनिकों को मारने का दावा किया। बीबीसी की खबर मैं देख रहा हूँ, और ये कहा कि 16 टैंक तबाह कर दिए उसने यूक्रेन के। लेकिन यूक्रेन का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि 23 रूसी हमलों को उसने नाकाम किया है, और उसमें से एक वो हमला भी है जिसके बारे में रूस बात कर रहा है। इसके अलावा सिंगापुर में 24 देशों की इंटेलिजेंस चीफ्स की सीक्रेट मीटिंग हुई है। भारत, अमेरिका के साथ वहाँ चीन भी मौजूद था। इसके अलावा अफगानिस्तान से खबर ये आ रही है कि 80 बच्चियों को जहर दे दिया गया है। तालिबान ने इसे साजिश करार दिया है। और अमेरिका भारत के लिए खबर ये है कि अमेरिका से जेट इंजन करार की जो तैयारी थी वो पूरी हो गई है भारत के लिए। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी जो रक्षा मंत्री हैं ऑस्टिन, उनके बीच इस पर चर्चा हुई है। अमेरिका के अलावा सिर्फ फ्रांस, ब्रिटेन और रूस के पास ये तकनीक है, और अब भारत भी इसमें चौथा नाम बन जाएगा। थैंक यू सो मच सूरज। और अब जान लेते हैं 6 जून का इतिहास। तो 1981 में आज ही के दिन बिहार में बागमती नदी में चलती ट्रेन समा गई थी। सैकड़ों लोगों के आज तक शव भी नहीं मिले हैं। 1850 में आज ही के दिन लीवाई स्ट्रॉस ने पहली जीन्स बनाई थी। 1984 में पहली बार टेट्रिस गेम को रिलीज़ किया गया। और आज मध्य प्रदेश के मंदसौर गोलीकांड को 6 साल हो गए हैं। अफीम की खेती के लिए मशहूर मंदसौर में पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे किसानों पर फायरिंग कर दी थी, जिसमें 6 किसानों की मौत हो गई। तो आज के दिन में फिलहाल इतना ही। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, आप हमें मेल भेज सकते हैं radio@aajtak.com पर। इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया है रोहित त्रिपाठी ने। साउंड मिक्सिंग का जिम्मा था नितिन रावत के पास। खुशबू कुमार के साथ थे आप। नमस्कार।